Good morning, students. Our next chapter is chapter 5, Craft and Industry. क्राफ्ट क्या होता है? शिल्पकारी होती है, जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है। एंड इंडस्ट्री कि इंडिया में कि क्राफ्ट और इंडस्ट्री किस तरह की थी, इंडस्ट्री किस तरह डेवलप हुई। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का मेन मतलब है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मीन्स इंडिया का जो कपड़ा है उसकी मार्केटिंग कैसी थी, कि किस तरह का कपड़ा इंडिया में बनाया जाता था, कैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती थी, ठीक है। वही सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल कि इंडियन टेक्सटाइल की पॉपुलैरिटी क्या है, बहुत अच्छी रही है। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया हैड ए फ्लोरिशिंग ट्रेड इन आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया का जो आर्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स है, जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, उनका ट्रेड क्या था, एकदम फ्लोरिशिंग था, एकदम समृद्धशाली था। इंडिया की हाथ से बनाई हुई चीज़ों की डिमांड बहुत अच्छी थी, उनका अच्छे से ट्रेड किया जाता था। ए वेराइटी ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अर्बन वर्कशॉप एंड रॉयल कारखानाज इन इंडिया वर नोन फॉर देयर एक्सेलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो वेराइटी ऑफ हाई क्वालिटी की गुड्स हैं, हाई क्वालिटी की जो गुड्स हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस्ड की जाती थी अर्बन वर्कशॉप पे और रॉयल कारखानाज में इंडिया में, जो अपनी एक्सेलेंस के लिए, जो मीन्स अपनी श्रेष्ठता के लिए, अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में क्या थी, एकदम फेमस थी। मीन्स इंडिया का टेक्सटाइल पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर था। द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल द ऑर्डर फॉर इंडियन टेक्सटाइल हैड टू बी प्लेस्ड 2 years in advance. It took 2 years to send the orders to India, get the clothes woven and then shipped to Britain. कि जो इंडिया की टेक्सटाइल है वो इतनी फेमस थी, इतनी पॉपुलर थी कि जो अदर कंट्री थी, इंडिया के बाहर की जो भी कंट्री थी, वो इंडियन टेक्सटाइल की वहाँ पे क्या थी, डिमांड थी बहुत ज़्यादा। इंडियन टेक्सटाइल को यूज़ करते थे, इंडियन कपड़े को वो यूज़ करते थे। और जो मान लो हमने किसी चीज़ को परचेज करना है, हमने ऑर्डर देना है, कि मान लो हमने बुक्स का ऑर्डर देना, भाई हम दे देंगे 1 महीने पहले कि हमें इतनी बुक्स चाहिए, तो इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड कितनी थी, वो ऑर्डर एडवांस में 2 years पहले दे दिया जाता था। 2 years पहले क्यों दे दिया जाता था? क्योंकि जो इंडियन टेक्सटाइल था, इंडियन क्लोथ था, उसको वूवन, उसको बनाने में और ले जाने के लिए ब्रिटेन में शिप के थ्रू टाइम लगता था। Once the cloth reached London, it was auctioned and sold. लंदन में ले जाके इंडियन क्लोथ्स को क्या किया जाता था, ऑक्शन किया जाता था, मीन्स उसकी नीलामी की जाती थी और बाद में उसको क्या है, बेचा जाता था। तो इंडियन टेक्सटाइल की प्रॉपर्टी दिखाई गई है कि कितनी अच्छी क्वालिटी का था जो इंडियन क्लोथ्स था, उसकी वो पॉपुलर था पूरे कंट्री में। और 2 साल पहले ही इंडियन टेक्सटाइल की क्या है, अगर किसी को परचेज करना है तो एडवांस दे दिया जाता था। इंडियन आर्टिसंस प्रोड्यूस्ड एक्सक्विसाइट ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स आइटम, कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक एक्सेट्रा। इंडियन जो आर्टिस्ट थे वो क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस करते थे, एक्सक्विसाइट ज्वेलरी मीन्स बहुत सुंदर ज्वेलरी प्रोड्यूस करते थे। हैंडीक्राफ्ट्स आइटम होते थे जो हाथ से बनाए जाते थे। कॉटन और सिल्क फैब्रिक को वो क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे। देयर वर ए रेडी मार्केट फॉर दीज गुड्स अमंग द रूलर, नोबल्स एंड वेल्थ ट्रेडर्स। जो वेल्थी ट्रेडर थे, धनी ट्रेडर्स थे, जो नोबल पर्सन थे या रूलर्स थे, जो राजा थे, वो चीज़ें कहाँ से परचेज करते थे, रेडी मार्केट से परचेज करते थे। ट्रेड फ्रॉम several parts of the world visited India to exchange their gold, silver and precious stones with its cotton, textile, tobacco, indigo, silk and various other handicrafts. Traders from several part of the world मीन्स वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से, जगह जगह से, वर्ल्ड के अनेक देशों से इंडिया में विजिट करते थे। किसके लिए विजिट करते थे वो, ताकि वो इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल है, तंबाकू, इंडिगो, सिल्क और जो भी हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं उसको वो ले सकें। और बदले में क्या करते थे, बदले में वो हमें गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स देते थे। जैसे इंडिया की मार्केट से उन्होंने कपड़ा खरीदा और वो हमें क्या दे के चले गए, गोल्ड, सिल्वर्स और प्रीशियस स्टोन्स मीन्स कीमती पत्थर, ठीक है। इनके बदले में वो परचेज कर रहे थे इंडियन चीज़ों को। यूरोपियन कंपनीज परचेज्ड दीज गुड फ्रॉम इंडिया and sold them in Europe markets for a huge profit.
जो यूरोपियन कंपनी थी वो क्या करती थी, इंडिया से गुड परचेज कर लेती थी, ठीक है, और उसको क्या है यूरोपियन मार्केट में जाके बेच देती थी। कैसे बेच देती थी, ह्यूज प्रॉफिट पे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पे बेच देती थी। मान लो उन्होंने एक चीज़ परचेज करी है, कोई भी हैंडीक्राफ्ट सामान इंडिया से परचेज किया है, ठीक है, कंपनी ने, यूरोपियन कंपनी ने मान लो 100 रुपये में एक चीज़ परचेज की है, तो यूरोप में जाके उसने उसको क्या किया, 200 रुपये में उसको बेच दिया, मीन्स ज़्यादा प्रॉफिट पे बेच दिया। It was because of this highly profit trade the Mughal rulers encouraged the European trading companies and gave them trade concession. ऐसा इसलिए होता था क्योंकि क्या है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था ट्रेड से, और उस टाइम पे क्या था, मुगल रूलर्स था। इंडिया में कौन राज कर रहे थे, मुगल रूलर्स थे। उन्होंने यूरोपियन कंपनी को एनकरेज किया, बढ़ावा दिया कि आप आओ हमारे देश के साथ व्यापार करो, और हम मुगल रूलर्स ने उनको क्या दिया, कंसेशन दिया कंपनीज को, जो भी यूरोपियन कंपनी थी, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी पॉपुलर थी, ठीक है, इतनी फ्लोरिशिंग थी, तो धीरे धीरे इंडियन टेक्सटाइल का क्या हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। कैसे, इन द 18th century इंडिया टेक्सटाइल लाइक मलमल, मसलिन, चीन्स एंड कैलिको वर इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड क्या थी, पूरे वर्ल्ड में थी। इंडियन टेक्सटाइल में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा फेमस थी, जैसे मलमल का कपड़ा है, चिंट्स का है और कैलिको का है, इनकी पूरे वर्ल्ड में डिमांड थी। इंडिया वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का, मीन्स पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा क्वालिटी का और सबसे ज़्यादा मात्रा में कॉटन प्रोड्यूस किया जाता था, वो इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है। अब ये क्वालिटीज दिखा रखी हैं, मसलिन, कैलिको, चीन्स। द फाइन कॉटन क्लोथ्स फ्रॉम इंडिया वाज कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स टू मोसाउल इन इराक, सो द यूरोपियन ट्रेडर्स बिगन टू रेफर्स टू ऑल फाइनली वूवन टेक्सटाइल एज मसलिन। जो अरेबियन मर्चेंट्स आए इंडिया में, अरेबियन मर्चेंट्स इंडिया में कहाँ पे आए थे, मोसूल में आए थे, इराक से, इन इराक में, ठीक है। तो तब वहाँ वो कहाँ पे आए थे, मोसूल में आए थे। सो द यूरोपियन ट्रेडर्स, इसलिए यूरोपियन ट्रेडर्स ने फाइनली वूवन को, जो हाथ से कपड़ा बनाया जाता था, उसको किस का नाम दे दिया, मसलिन का नाम दे दिया। कैलिको, व्हेन द पोर्टुगीज कम टू इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइसी, दे फर्स्ट लैंडेड इन कैलिकट on the Kerala coast. The cotton textile which they took back along with the spices came to be called calico, derived from Calicut. Calico thus became the general name for all cotton textile. जो पोर्टुगीज थे वो इंडिया में किस चीज़ की खोज के लिए आए थे, स्पाइसेस के लिए आए थे, मसालों के लिए आए थे। बट यहाँ पे आके देखा कि इंडियन टेक्सटाइल इतना अच्छा है, इतना फेमस है, पॉपुलर है, ठीक है, उसकी वर्ल्ड में पूरी में डिमांड है। तो वो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो पोर्टुगीज आए थे वो कहाँ पे, उन्होंने सबसे कहाँ पे आके, सबसे पहले कहाँ पे लैंड किया, कैलिकट में आए थे, इसलिए उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल को किसका नाम दे दिया गया, कैलिको का नाम दे दिया गया। और जो कॉटन टेक्सटाइल है वो किसके नाम से जानी गई, पोर्टुगीज के द्वारा कैलिको के नाम से जानी गई। नेक्स्ट है चींट, इसको छीट भी बोला जाता है, कहते हैं ना छीट का कपड़ा। अपनी मदर से पूछना कि मलमल का कपड़ा कैसा होता है, छीट का कपड़ा कैसा होता है, तो वो आपको बताएंगे। It is derived from the Hindi word cheat. In 1680s, there was a craze in England and Europe for printed India cotton textile with small, colorful, flowery designs. Even the Queen of England wore clothes of this fabric. जो छींट्स का कपड़ा है, ये हिंदी, इसका हिंदी वर्जन है। हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको छींट बोला जाता है। जो इंग्लैंड के लोग थे वो यूरोप में आए थे, उन्होंने देखा कि जो इंडियन टेक्सटाइल है वो बहुत अच्छा है, और जो उस कपड़े पे क्या थे, छोटे छोटे फ्लावर थे, कलरफुल फ्लावर थे, इतना अच्छा डिज़ाइन था। मान लो कोई कपड़ा है, उस पर छोटे छोटे क्या है, फ्लावर्स वगैरह हैं, तो ये इतना अच्छा लगा। जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, इंग्लैंड की जो क्वीन है, रानी, वो क्या पहनती थी, वो इस तरह का ही फैब्रिक यूज करती थी जो इंडिया से लेके जाया जाता था, ठीक है। इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, ये आपने देखा कि इंडियन टेक्सटाइल किस तरह का था, और अरेबियन मर्चेंट्स ने उसको मसलिन का नाम दिया। जो पोर्टुगीज से आए हुए थे उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल को कैलिको का नाम दिया, और जो यूरोपियन कंपनीज थी, जो इंग्लैंड के लोग थे, उन्होंने इसको क्या नाम दिया, चींट्स का नाम दिया। In the beginning of 19th century, however, there was a great fall in the demand for Indian textile, and thousands of weavers were forced to leave their traditional occupations and look for other means of employment.
कि जो 19th सेंचुरी के शुरू में क्या हुआ, इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड क्या हो गई, ग्रेट फॉल, गिरना शुरू हो गई। मीन्स डिमांड क्या कम, पहले तो इंडियन टेक्सटाइल क्या पूरे वर्ल्ड में जाता था, पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड थी, बट 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। थाउजेंड ऑफ वीवर्स वर फोर्स टू लीव देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। तब इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड कम हो गई तो जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे, जो कपड़े को बनाते थे, उनको क्या करना पड़ा, अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस को छोड़ना पड़ा, लीव करना पड़ा उसको, एंड लुक फॉर अदर मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उनको किसी और काम में जाके लगना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब वो बेरोजगार हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे तो वो खाली तो नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि कुछ तो चाहिए जीवन की गुजारा करने के लिए, तो उन्होंने दूसरे ऑक्यूपेशंस को अपना लिया, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा गिर गई थी, हैव ए ग्रेट फॉल। रीजंस क्या रही हैं, लेट अस सी द रीजंस बिहाइंड दिस चेंज, कि जो इंडियन टेक्सटाइल था उसकी पूरे यूरोप में डिमांड थी, वर्ल्ड में डिमांड थी, तो क्या रीज़न रही जिससे क्या है जो इंडियन वीवर्स हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए हैं, ठीक है, और डिमांड में इतनी ज़्यादा गिरावट आई है, कैसे। फर्स्ट है फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, political disintegrate after the fall of Mughal Empire in India and conquest of India by the British had adverse effect on its economy, trade and business. Political disintegrate after the fall of Mughal Empire, जैसे जैसे मुगल शासन का अंत हो गया, जैसे औरंगजेब 1707 में क्या था, डिक्लाइन हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, जो लास्ट मुगल एम्पायर था, लास्ट मुगल रूलर था, उसकी मृत्यु के बाद क्या है, डिक्लाइन होना शुरू हो गया मुगल एम्पायर, वो लास्ट राजा था मुगल एम्पायर का, तो उससे क्या आ गई, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेट आ गई, अस्थिरता आ गई, और इंडिया किसके अंडर आ गया, इंडिया ब्रिटिश लोगों के अंडर आ गया। इंडिया को किसने जीत लिया, ब्रिटिश लोगों ने जीत लिया। अब पूरे भारत पर कौन राज कर रहा था, ब्रिटिश राज कर रहे थे, और ब्रिटिश के कारण इकोनॉमिक्स, ट्रेड और बिजनेस पर इंडिया का क्या पड़ा, एडवर्स इफेक्ट पड़ा, मीन्स विपरीत इफेक्ट पड़ा। जैसे इंडिया की इकोनॉमिक्स और ट्रेड इतना अच्छा चला हुआ था, तो ब्रिटिश लोगों के आ जाने के बाद बुरा इफेक्ट पड़ा उन पर। तो फर्स्ट पॉइंट है फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, कि जैसे जैसे मुगल एम्पायर का अंत आ गया था तो इंडिया पे किसका राज हो गया था, ब्रिटिशों का राज आ गया था। सेकेंड पॉइंट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स लाइक स्टीम इंजन, स्पिनिंग जेनी एंड द कॉटन मिल्स एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि इंडस्ट्रियल, अब ब्रिटिश लोगों के आ जाने के बाद वो अपनी टेक्नोलॉजी लेके आए, उन्होंने नई नई मशीनों का आविष्कार किया, जैसे स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया है जोन के द्वारा 1764 में इन्वेंट किया गया। स्टीम इंजन का आविष्कार किया रिचर्ड आर्कराइट ने 1786 में, ठीक है। तो ये इनोवेशंस आ गए, मीन्स रेवोल्यूशन आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, नई नई टेक्निक आ गई इंडिया में। रेवोल्यूशनाइज्ड द वे थिंग्स वर प्रोड्यूस्ड, अब चीज़ों को पहले तो हैंडमेड द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था, क्राफ्ट के द्वारा, हैंड क्राफ्ट के द्वारा, बट अब चीज़ों का जो प्रोड्यूस कर रहे थे, अब किस तरह से कर रहे थे, मशीनों का यूज़ करके चीज़ को प्रोड्यूस किया जा रहा था। इन प्लेस ऑफ हैंडमेड थिंग्स क्राफ्टेड बाय वीवर्स, क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिशियंस इन वर्कशॉप, चीपर मशीन्स मेड क्लोथ फ्लड द मार्केट। पहले तो कपड़ा हाथ से बनाया जाता था, तब कपड़ा हाथ से बनाया जाता था, चीज़ों का प्रोडक्शन है जो हाथ से की जाती थी, तो उसमें जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, जो पर्सन्स है वो भी ज़्यादा चाहिए होते थे। तो अब धीरे धीरे उनकी जगह किसने ले ली है, मशीन ने ले ली है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद जो मशीनों ने क्या करना शुरू कर दिया, कपड़े को कम टाइम में और अच्छी क्वालिटी का एंड एकदम चीप, सस्ता बनाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि फ्लडेड द मार्केट, मार्केट में क्लोथ की क्या आ गई, फ्लड आ गई, बाढ़ सी आ गई, इतना ज़्यादा कपड़ा मशीनों के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। इंडियन क्राफ्ट्समैन फाउंड इट डिफिकल्ट टू compete द चीपर मास प्रोड्यूस्ड फैब्रिक इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। जो इंडियन क्राफ्ट्स थे वो compete करना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल हो गया, क्योंकि अब कपड़ा मशीनों से बनना शुरू हो गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, उनको compete करना मुश्किल हो गया उनके फैब्रिक से, और वो क्या करने लगे, इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। पहले तो इंडिया एक्सपोर्ट करती थी टेक्सटाइल का, लेकिन अब क्या करने लगी, वो इंपोर्ट करने लगी, बाहर ब्रिटेन से
कपड़ा आने लगा। दिस लेड टू द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री। इससे क्या हुआ, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या हो गया, एकदम खत्म हो गई, वो समाप्त हो गई। मोर एवर द ब्रिटिश गुड्स फाउंड देयर वे टू द रिमोटेस्ट corner of India as the Indian Railway facilitated their reach to such place। कि जो इंडिया में गुड्स आने लगी थी ब्रिटेन से, दूर दूर से, रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, दूर दूर से एकदम आने लगी थी। और किसके थ्रू आने लगी थी, जो ब्रिटिश लोगों ने जो रेलवे फैसिलिटी दी है, जो रेलवे का निर्माण किया है, उसके थ्रू इंडिया में चीज़ों को वो क्या करने लगे थे, इम्पोर्ट करने लगे थे। सेकंड है लॉस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, कि डोमेस्टिक मार्केट का क्या हो गया, लॉस हो गया। द रूलिंग क्लास, नोबल एंड aristocrats were great patron of art and handicraft and provided a ready market for these goods। जो रूलिंग क्लास के लोग थे, मीन्स जो राजा वगैरह थे, जो नोबल पर्सन्स थे, हाई क्वालिटी के जो लोग थे, और जो रईस व्यक्ति थे, वो क्या करते थे, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट के एकदम पैट्रोन्स थे, मीन्स प्रेमी थे। उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, और वो चीज़ें कहाँ से परचेज करते थे, वो रेडी मार्केट से उनको ये सारी वस्तुएं क्या अवेलेबली मिल जाती थी। दे पेड द वीवर्स हैंडसमली, और वो वीवर्स को, बुनकर को, जो कपड़ा बनाते थे, जो चीज़ें बनाते थे, उनको क्या है, हैंडसमली पे करते थे, मीन्स अच्छा खासा पे कर दिया करते थे। राइट द extensions of British rule and the decline in royal power in all parts of India। जैसे क्या है, ब्रिटिश लोगों का एक्सटेंशंस आया, ब्रिटिश लोगों का विस्तार होना शुरू हो गया, वो इंडिया में आए, ऐसे ऐसे जो रूल, जो डिक्लाइन होगी, रॉयल पावर का डिक्लाइन हो गया, मीन्स जो रूलिंग क्लास और नोबल पर्सन्स एंड एरिस्टोक्राट्स के जो लोग थे, जो रईस लोग थे, नोबल पर्सन थे, उनकी पावर क्या होगी, धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगी। देयर वाज ए स्टीप फॉल इन डिमांड ऑफ दीज क्लोथ्स। अब इनकी पावर छिनना शुरू हो गई है, तो स्टीप फॉल मीन्स एकदम से ही डिमांड क्या है, इन वस्तुओं की कम होना शुरू हो गई, क्योंकि ये चीज़ें उनकी, जो नोबल पर्सन थे, इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते थे। Many weavers and craftsmen, especially those who produced expensive textile like brocades and silk, had to abandon their ancestral trade। जो रईस लोग थे, वो क्या करते थे, स्पेशली हाथ से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते थे, और ये टेक्सटाइल यूज़ करते थे, जैसे ब्रोकेड्स की है, सिल्क है, ठीक है, उनको अब इन्होंने यूज़ करना क्या कर दिया, छोड़ दिया। अबंडेंट मीन्स यूज़ करना छोड़ दिया। मोर एवर इम्पोर्ट गुड्स in western design patterns and colors started appealing more to the princes and nobles, and this had an adverse effect on the locally produced goods। कि अब ये जो रईस पर्सन थे, इन्होंने इंडिया की चीज़ों को परचेज करना छोड़ दिया, जो वेस्टर्न डिज़ाइन के कपड़े थे उनको इम्पोर्ट करना, वो इम्पोर्ट होने लगे इंडिया में, और उनका यूज़ करना शुरू कर दिया प्रिंसेस ने और नोबल पर्सन ने। इस तरह जो लोकली प्रोड्यूस गुड्स थी, जो इंडिया की बनी चीज़ें थी, उन पे क्या इफेक्ट पड़ा, एडवर्स इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट है लूज ऑफ एक्सटर्नल मार्केट। बाय 19th century द डिमांड फॉर चीपर मशीन्स मेड इंग्लिश क्लोथ showed in many markets like America, Africa and Europe, which earlier favored Indian fabric। जो वर्ल्ड की जो अदर कंट्रीज थी, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, पहले तो वहाँ पे इंडिया की जो मार्केट थी उसके फेवरेबल थी, मीन्स इंडिया की चीज़ें ही जाती थी अदर कंट्री में। अब क्या होना शुरू हो गया, जो इंग्लिश लोगों ने बनाई है, इंग्लिश लोगों द्वारा बनाई गई चीज़ें क्या है, एकदम सस्ती हैं, अब इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है इन देशों में। With the decline in the world demand for Indian fabric, the agents of European companies who used to pay advance to Indian weavers to the producers the goods stopped giving them advance। जो अदर कंट्रीज के लोग थे, पहले तो एडवांस दे दिया करते थे इंडिया को, अब उन्होंने क्या कर दिया, एडवांस देना बंद कर दिया। दिस फोर्स मैनी वीवर्स टू गिव अप देयर क्राफ्ट्स। उन्होंने एडवांस देना बंद कर दिया, तो क्या है, कपड़ा बनाने वालों ने कपड़ा बनाना छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि उनको पहले एडवांस मिल दिया जाता था, तो लॉस ऑफ एक्सटर्नल मार्केट का लॉस हुआ। नेक्स्ट है अनफेयर टैरिफिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, कि जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने क्या है, टैरिफिक पॉलिसी अपनाई जो अनफेयर थी। कैसे अनफेयर थी? द ह्यूज डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड पोज्ड
कंसर्न अमंग द क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग इन ब्रिटेन। जो इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड है इंग्लैंड कोस्ट वो अदर कंट्री में बहुत अच्छी रही है, और यही कारण है कि इंग्लैंड के लोगों के लिए यही विषय चिंता का विषय बन गया। कैसे? मान लो हमारे कपड़े की डिमांड वर्ल्ड में इतनी अच्छी थी, हमारा कपड़ा ही पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता था, तो इससे इंग्लिश लोगों ने सोचा कि इनके कपड़े की डिमांड इतनी अच्छी हो रही है, क्यों ना हम अपना कपड़ा बनाना यूज़ करें। Unable to compete with Indian textile, English producer wanted a secure market within the country by preventing the country of Indian textile। अब ब्रिटिश लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपना कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, और उनको महसूस होने लगा कि हमें एक सिक्योर मार्केट की ज़रूरत है, जिस जगह पे हम अपना कपड़ा क्या है बनाए और लोगों को बेचे, और इंडियन टेक्सटाइल को क्या कर दे, एकदम रोक लगा दे। इन 1720 दे persuaded their government to pass the Calico Act banning the import of printed cotton clothes from India to England। अब गवर्नमेंट पे उन्होंने दबाव डाला, एक एक्ट पास किया गया 1720 में, कैलिको एक्ट। इसके तहत क्या था कि जो अब इंग्लैंड से इंडिया में कपड़े को क्या किया गया, इंपोर्ट किया गया, और import high duty 400% was imposed on other types of Indian clothes exported to Britain। जो कपड़ा ब्रिटेन से इंडिया में मंगवाया जाता था उस पर कितना टैक्स चार्ज किया उन्होंने, 400% टैक्स चार्ज लगाया। एज ए रिजल्ट इंडियन गुड्स बिकम वेरी एक्सपेंसिव इन ब्रिटेन मार्केट as compared to the locally produced cloth। In this way Indian goods were kept out of the British market। कि जो इंडिया से कपड़ा बाहर कंट्री में जाता था उस पर 400% टैक्स को इम्पोज कर दिया। अब हमारे कपड़े पे इतना ज़्यादा टैक्स यूज़ उन्होंने लगा दिया, तो इससे क्या हुआ, हमारा कपड़ा बाहर के देशों में महंगा हो गया, और ब्रिटेन के लोग वही कपड़ा क्या है चीप में प्रोवाइड कर रहे थे, तो अदर कंट्री ने हमारे कपड़े की क्या कर दी, डिमांड बंद कर दी, और इसलिए हमारा कपड़ा ब्रिटेन की मार्केट से एकदम बाहर हो गया। On the other hand, there was no tax on British goods imported to India, so that British goods were cheaper in India। हमारे कपड़े पे तो उन्होंने टैक्स लगा दिया कि अगर कपड़ा इंडिया से बाहर भेजना है तो टैक्स लगा के भेजना है, जिससे हमारा कपड़ा महंगा हो गया तो डिमांड कम हो गई, ठीक है। और दूसरी ओर तब ब्रिटेन से कपड़ा इंडिया में इंपोर्ट किया गया, वो क्या था, टैक्स फ्री था तो सस्ते में प्रोवाइड हो जाता था। इंडियन क्राफ्ट्समैन वर अनेबल टू कम्पीट विद चीपर मशीन्स मेड गुड इन द इंडियन मार्केट्स। जो इंडियन क्राफ्टमैन थे वो इस कपड़े को क्या है कम्पीट करने में असफल हुए। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ वन वे फ्री ट्रेड प्रूव्ड वेरी हार्मफुल फॉर इंडियन क्राफ्ट्समैन। अब ब्रिटिश पॉलिसी क्या रही, वन वे फ्री ट्रेड रही, मीन इंडियन कपड़े पे तो उन्होंने टैक्स लगा दिए हैं, बट उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटेन से कपड़ा इंपोर्ट किया जा रहा था इंडिया पे वो टैक्स फ्री था, मीन्स वन साइडेड था, ठीक है। द ब्रिटिश एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड देयरफॉर द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल शॉट अप। कि जो ब्रिटिश जो एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल इंडिया से, अब रॉ मटेरियल तो वो इंडिया का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया की जो टेक्सटाइल थी वो पॉपुलर थी एकदम, ठीक है। तो वो रॉ मटेरियल किसका यूज़ कर रहे थे, इंडिया का ही यूज़ कर रहे थे। उन्होंने बोला द इंडियन वीवर्स हैड टू बाय दिस मटेरियल एट हाई प्राइसेस, दिस इज टर्न मेड द कॉस्ट ऑफ इंडियन प्रोड्यूस्ड इनकम्पिटिटिव। कि आप क्या करो, आप सिर्फ रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करो और कपड़ा हम बना के देंगे आपको, और हमारा कपड़ा वो कपड़ा हमें बना के देंगे, तो इससे रॉ मटेरियल की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, और जो बना बनाया कपड़ा था उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज इनडिफरेंट टू पिटिशंस मेड बाय द इंडियन वीवर्स फॉर हेल्प। अब जो इंडियन वीवर्स थे, इंडियन बुनकर थे, उन्होंने क्या कर दी, पिटिशंस कर दी, याचिका दर्ज कर दी कोर्ट में। दे रिफ्यूज टू इम्पोज ड्यूटीज ऑन द इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। उन्होंने बोला जो ब्रिटेन से कपड़ा आ रहा है उस पर भी आप टैक्स लगाओ, हमारे कपड़े पे क्यों सिर्फ टैक्स लगाया जा रहा है, जो ब्रिटेन से कपड़ा उस पर भी टैक्स लगा के दो। दस द अनफेयर टैरिफिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश
ruined our industry completely. इस प्रकार इस अनफेयर टैरिफिक पॉलिसी ने इंडस्ट्री को पूरी तरह से क्या कर दिया, ruined कर दिया, बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया. एंड लास्ट टॉपिक इज टैक्टिस यूज बाय ब्रिटिश, की ब्रिटिशों द्वारा क्या टैक्टिस यूज की गई, किस तरह की युक्तियां उन्होंने यूज की. ब्रिटिश रूलर ट्रांसफॉर्म इंडिया इकोनॉमी इनटू ए कॉलोनियल इकोनॉमी. ब्रिटिश रूलर्स ने क्या किया, इंडियन इकोनॉमी को एक कॉलोनियल इकोनॉमी के रूप में चेंज कर दिया. कि पहले तो इंडियन इकोनॉमी क्या है, खुद का बनाया हुआ कपड़ा पूरे वर्ल्ड में बेचती थी. अब वो कपड़ा बेचने की वजह सिर्फ रॉ मटेरियल ही बनाती है. इंडिया नाउ बिकम द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स to British industry and an importer of ready-made goods from Britain. The British forced the Indians to produce what was good for the British and not for Indians. अब ब्रिटिश लोगों ने बोला सिर्फ ब्रिटिश इंडस्ट्री को आपके रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप सिर्फ क्या चीज़ों को प्रोड्यूस करो, रॉ मटेरियल को ही प्रोड्यूस करो, उन चीज़ों का ही प्रोडक्शन करो जो ब्रिटेन को, जिनकी ब्रिटेन में डिमांड है. रॉ मटेरियल की डिमांड थी, उन्होंने सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करवाया, उस चीज़ों को नहीं प्रोड्यूस करवाया जिनकी ज़रूरत किनको थी, इंडियंस को थी. ठीक है, ओके.